कल टेस्ट शेड्यूल हुआ है जिसमें एरर यूनिट डायमेंशन तक आएगा। कल जो लोग नहीं आए थे उनके लिए, कल नहीं आए थे ना, कहाँ थे, क्या जुकाम था ना, मुझे लगा कोई बहुत ज़रूरी काम था। तो ये सब काम तो बने रहते हैं, उसके बाद भी लोग मास्क लगा के आते हैं। मास्क नहीं लाए तुम, थोड़ा ठीक होना यार, मास्क लगाया करो भाई। जब से कोरोना आया है तो जुकाम का ही समाधान है। तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ा था जिसका काम था छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। तो साइज वाइज बड़ा या एंगल वाइज बड़ा, एंगल वाइज बड़ा, यानी आंख पे जो एंगल सबटेंड करे वो बड़ा करे तो वो इंस्ट्रूमेंट किसी काम का है। एंगल को बड़ा करना, उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ा था, क्या, मैग्नीफाइंग पावर। याद है यार, मैग्नीफाइंग पावर क्या था? मैग्नीफाइंग पावर थीटा बाई थीटा नॉट। यहां थीटा क्या है? एंगल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, और थीटा नॉट क्या है? एंगल विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने यार पिछली क्लास में थीटा नॉट समझाने की कोशिश की थी कि थीटा नॉट वो मैक्सिमम एंगल है जो डायरेक्टली किससे बनता है? आंख से, मतलब विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट थीटा नॉट। क्योंकि उस समय हम लोग डिस्टेंस नहीं बल्कि पास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो पास का ऑब्जेक्ट हम अगर बड़े से बड़ा देखना चाहते हैं तो कहां से देखेंगे? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बड़ा से बड़ा देखना चाहते हैं तो कहां रख के देखेंगे? हाँ, 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस हो क्लियर विजन पे। तो क्या हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर पे ला सकते हैं? अब यार चांद तारे अगर हमें देखना है, झील और झरने देखना है, तो हम कम से कम उनको 25 सेंटीमीटर पे तो नहीं ला सकते हैं। तो पिछली बार हमने थीटा नॉट का फॉर्मूला बनाया था H/D, वो अब इसके लिए काम नहीं करेगा। थीटा नॉट H/D नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इस बार कोई ऑब्जेक्ट मान लिया यहां रखा है और देख हम यहां से रहे हैं, तो यार वो कितना हाइट का है, पहली बात तो हमें हाइट नहीं पता। दूसरी बात, यहां से वहां तक की डिस्टेंस क्या है ये भी हमें नहीं पता है। तो थीटा नॉट पहले H/D हुआ करता था, लेकिन जब से हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं अब थीटा नॉट H/D नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ये फॉर्मूला अब भी वही है, एंगल विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यार टेलीस्कोप में हमें क्या करना है? मैंने यार यहां पे एक पहाड़ जैसा ऑब्जेक्ट दिखाया है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है यार, ये एरो, थोड़ा ज़्यादा पतला पहाड़ है, बस तुम्हें ऑब्जेक्ट के हाइट से मतलब है। इसके टॉप से निकलने वाली रेज बहुत दूर जाके कहीं किसी टेलीस्कोप पे कोई इंसान देख रहा है, वहां जाके गिरने वाली हैं, बहुत दूर। तो जब मैं बहुत दूर कह रहा हूं तो क्या ये रेज बहुत दूर से आ रही हैं तो आपस में कैसी होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। और बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो कहां उनकी इमेज बनेगी? फोकस पे बनेगी, है ना। यानी ये जो पहली इमेज बनी है वो कहां बनी है? फोकस पे। पहाड़ के चोटी की इमेज हम हमेशा दिखाते हैं, बेस की इमेज ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। यानी उस पहाड़ के बेस की इमेज जो आएगी उसकी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां इमेज बनाएंगी? फोकस पे। और जो ऊंचाई से रेज आएंगी वो कहां बनाएंगी? यहां। अरे भाई, कोई एक्सटेंडेड अगर ऑब्जेक्ट है तो हर चीज की इमेज बनती है, हर डॉट की इमेज बनती है। आमतौर पे हम टॉप डॉट की इमेज बनाते हैं, ये टॉप डॉट की इमेज है। क्या इस रे को अगर हम पीछे बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, बल्कि इस रे को नहीं, इस वाली रे को, ये तो पोल से जाने वाली अनडेविएटेड रे है, अगर हम बढ़ाते जाएं तो कहां पहुंचेंगे? अरे सीधे ऑब्जेक्ट के टॉप पे पहुंचेंगे। एम आई राइट? क्या ये रे कहां से आने वाली है? ऑब्जेक्ट के टॉप से आने वाली रे है। तो अगर मैं कहूं कि यार ये ऑब्जेक्ट कितने एंगल का है, मैं यहां पर पहले ये दिखा देता हूं। ये लेंस है और ये वो रे है जिसने पहली इमेज बनाई है, और कहां बनाई है? फोकस पे, ठीक है। इस लेंस का नाम मैं रख रहा हूं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो
ऑब्जेक्ट के करीब होता है। इस लेंस ने पहली इमेज बनाई है। क्या मैं कह सकता हूं यार ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये टॉप से आने वाली रे जहां भी ऑब्जेक्ट है, क्या ये एंगल वो एंगल है जो इंस्ट्रूमेंट के बिना अगर आंख यहां डायरेक्टली देखती तो उसको नजर आता? क्या यही वो एंगल है कि नहीं है? थीटा नॉट क्या है? वो एंगल कि अगर कोई आंख इंस्ट्रूमेंट तो उसके इंस्ट्रूमेंट की मदद से तो उसके बाद उधर कहीं आंख देखेगी, इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर आंख यहां आ जाए तो क्या डायरेक्टली आंख पे यही एंगल सबटेंड होगा कि नहीं? ये पहाड़ के बेस से आने वाली रे है और ये टॉप से आने वाली रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पे वो रखा हुआ है। अब बता ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो वैसे तो हमें ये एंगल चाहिए था जो H और D से आ सकता था, मगर ना हमें H पता है ना D पता है, तो हम थीटा नॉट लाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेंगे। क्या बताओ ये पहली इमेज किस हाइट की बनी है? ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैद है और कितना दूर पे बना है इसको मैं FO कह सकता हूं। FO ऑब्जेक्टिव ने पहली इमेज जहां बनाई है वो डिस्टेंस क्या होगी? FO होगी। बात क्लियर है? तो क्या मैं थीटा नॉट को लिख सकता हूं क्या? H/FO। क्या लिख सकता हूं? H/FO। तो इस बार थीटा नॉट क्या है? H/FO। आगे की कहानी ये आई पीस संभालेगा, यानी इस इमेज की इमेज फर्दर कौन बनाने वाला है? आई पीस। पहले इतनी बात नोट कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इतनी बात हजम कर लें कि पिछली बार थीटा नॉट क्या होता था? H/D और इस बार थीटा नॉट क्या है? H/FO। ये नोट कर लिया भाई लोग। तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ऑब्जेक्टिव का काम है ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को कलेक्ट करना। देखो आंख को इमेज कितनी ब्राइट नजर आने वाली है ये इस पे डिपेंड करेगा कि पहली इमेज कितनी ब्राइट बनी है, और इमेज ब्राइट बनने का मतलब है उसमें कितनी ज्यादा लाइट रेज इन्वॉल्व हुई है। तो क्या पहला लेंस अगर हम बहुत बड़ा रखेंगे तो फायदा क्या है कि वो ज्यादा हिस्सों से आने वाली रेज को कलेक्ट करके पहली शार्प इमेज बनाएगा, है ना। जबकि हम लोग जब माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तब पहला लेंस कैसा होता था? छोटे अपर्चर का। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही इतना छोटा है कि उसकी रेज कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़े लेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस बार ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और दूसरी बात बहुत दूर है, तो बहुत दूर से आने वाली रेज बहुत कम हो जाती हैं, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग पहला लेंस बहुत बड़ा रखते हैं।
तो पता है चाइना ने एक फुटबॉल ग्राउंड मतलब वो 1 किलोमीटर अपर्चर का एक वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, यानी रेज कलेक्ट करने के लिए 1 किलोमीटर का अपर्चर रखा है, 1 किलोमीटर का अपर्चर। और उसके बाद जो पहली इमेज बनती है तब वो बहुत शार्प बनती है, उसके बाद आईपीस अपना काम करता होगा। तो पहला अपर्चर जनरली बहुत लार्ज रखा जाता है, और उसका कारण क्या है ना, हाँ, टू कलेक्ट aperture is aperture of objective is large to collect maximum number of rays of object so that first image will be brighter। तो मैंने कहा कि पहली इमेज ये पहाड़ जैसे ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज की पहली इमेज यहां कहीं बन गई है। ये एंगल आंख पे पड़ने वाला था अगर इंस्ट्रूमेंट ना होता, बट ये एंगल हम किसी तरह से ला नहीं सकते, तो मैंने कहा इस एंगल का नाम हमने क्या रख दिया है, बेसिक एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्योंकि सेम है, तो मैं कहूंगा ये वो एंगल है जो बिना इंस्ट्रूमेंट के आंख पे पड़ने वाला था। कौन सा एंगल आंख पे अब पड़ेगा, क्या बता, इस इमेज की इमेज ये बनाएगा। और आई पीस की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। सोचो कि यार ये अगर इमेज इस आई पीस के एफई के जस्ट अंदर है, तो बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल। अगर इसके फोकस के जस्ट अंदर है तो कैसी इमेज बनेगी, तो कहानी पूरी भूल चुके हैं। देखो यार, फोकस के पहले उस तरफ इमेज बनती है, फोकस के बाद इसी तरफ इमेज बनती है, और कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। यानी क्या मैं कह सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली सारी रेज आपको जो इमेज दिखाएंगी वो इस तरफ कहीं इनफाइनाइट पे दिखाएंगी, है ना। हमने दो एडजस्टमेंट की बात करी थी कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट आगे है तो इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जाता है तो इमेज भी पास आती जाती है। तो अभी फिलहाल इनफाइनाइट पे बनी है, तो ये कौन सा एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। यानी मैं अभी फिलहाल जो डिस्कशन कर रहा हूं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनती है, हाँ, फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट। ये फाइनल इमेज कहां बनी है, इनफाइनाइट पे बनी है। तो यार मुद्दा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या है, थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है बताए जरा, क्या पहली इमेज इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनी है एफओ पर, यानी ये डिस्टेंस क्या है एफओ। थीटा नॉट की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या लिखेंगे h बाई एफ ओ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि आंख अगर इधर से देखती तो ये एंगल नजर आता, वो तो पॉजिटिव ही है ना, ये बात समझ में आ रही। अब थीटा क्या लिखेंगे, आंख को जो एंगल नजर आ रहा है क्या वो एंगल बेस से आने वाली ये रे, टॉप से आने वाली रे, ये एंगल नजर आ रहा है। फिर से मैं पूछूं, ये एंगल ऑब्जेक्ट का है या इमेज का है या दोनों का है, हाँ दोनों का है। क्यों, क्योंकि यही रे को आगे बढ़ाएंगे तो इमेज भी नजर आएगी और यही रे ऑब्जेक्ट का भी साइज डिसाइड कर रही है। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं ये क्या लिख सकते हैं, h बाई एफ ई। ये हल्का सा अंतर है तो हम उसको लिखते एफ ही हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या लिख सकते हैं h बाई एफ ई, एच एच कैंसिल, ये कितना आ गया एफ ओ बाई एफ ई। अच्छा, क्या बताओ ये इमेज नीचे बनी है तो यहां एक माइनस लगाने की जरूरत इस बार है। तुम कहोगे पिछली बार तो नहीं थी, क्योंकि पिछली बार हमें ये एंगल चाहिए था जो हमने इसकी मदद से निकाला है। लेकिन इस बार क्या बताओ, सीधा पहाड़ था तो ऑब्जेक्ट तो सीधा था, लेकिन फाइनल इमेज सीधी बनी है क्या, यानी आंख को ये पहाड़ कहां नजर आएगा,
नीचे नजर आएगा, और नीचे नजर आएगा तो यहां हमें एक माइनस रखना चाहिए, और मैग्नीफाइंग पावर हमें क्या देना चाहिए, माइनस FO बाई FE। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक डिस्कशन तो ये होता है कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, एक और डिस्कशन होता है इस लेंस और उस लेंस के बीच का गैप, जिसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। ये दोनों लेंस किसी ट्यूब में फिट किए जाते हैं, है ना, हम लोगों ने देखा होगा वो लंबी सी टनल होती है जिसके अंदर लेंस फिट किए जाते हैं, उससे हम दूर की चीजें देखते हैं। तो दो लेंस के बीच में जितना गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। तो बता सकते हैं यार यहाँ ट्यूब लेंथ कितना है? हाँ, ट्यूब लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, टू लेंसेस, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस FO है, ये डिस्टेंस FE है, तो ये कितना हो जाएगा, FO प्लस FE। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, वहां भी ट्यूब लेंथ की बातें हो सकती हैं। मैंने इसमें शायद दिया होगा ट्यूब लेंथ की बातें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है। जैसे पहली इमेज कहाँ बनती थी, VO पे, पहली इमेज कहाँ बनती थी, VO पे, और दूसरी और लेंस और इमेज के बीच का फासला होता था FE। तो पहला लेंस पहले वाले केस में वो हो जाएगा VO प्लस FE। देखो जरा पीछे डायग्राम देखो जरा, पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला केस नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में दोनों लेंस के बीच का गैप कितना होगा, VO प्लस FE होगा कि नहीं? और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या होगा, VO प्लस UE। तो ट्यूब लेंथ दोनों की लिख लें अगर उसमें नहीं लिखा है, VO प्लस FE पहले वाले में है ट्यूब लेंथ होता है दो लेंस के बीच का गैप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस थे, ये बता ये गैप कितना है, ये VO है और ये FE है, तो ट्यूब लेंथ कितना हो गया, लिखें जरा ट्यूब लेंथ FE। और नीचे वाले में, हाँ, ये डिस्टेंस UE है और ये क्या है, VO है, तो दूसरे वाले में होगा VO प्लस UE। अच्छा, UE का फॉर्मूला क्या होता है, FED अपॉन FE प्लस D। तो ये मैंने यार अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर ली है। दूसरा एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ा था, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, इसमें क्या नई बात होती थी, ये मैं सोचो मिटा के दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, वही बनाना है। इसलिए क्या पहला काम जो लेंस करता था वो करेगा, दूसरा लेंस थोड़ा और पास लाया जाएगा। फायदा क्या होता है, ये डिस्टेंस अगर कम होती जाएगी तो पीछे से उसकी इमेज पास आती जाएगी। क्या बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है तो इमेज भी साथ ही साथ लेंस के साथ साथ पीछे पीछे आती है कि नहीं? वो स्टोरी याद करें यार, वो जब आखिरी में आता है ये पता करने के लिए कौन था, ऑब्जेक्ट पास पास तो पीछे से इमेज पास पास। लेकिन इमेज को हम सबसे पास कितना पास रख सकते हैं, क्या पता है हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को सबसे करीब कितना देख सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी ये इमेज कितनी दूर बनी है, कैपिटल D, क्योंकि इससे करीब हमारी आंख उसको क्लियर नहीं देख पाएगी, यानी आंख के लिए यहां इमेज बनी है 25 पे। तो क्या पता इस समय अब ये जो एंगल है वो पहले से और बड़ा हो गया है ना, ये पहले से और बड़ा हो गया है। ये दूरी पहले FE थी, अब क्या हो गई है, UE। क्या बताओ, ये UE हम निकाल सकते हैं, ये ऐसा U है जिसके लिए इमेज कहां बनी है, D पे। ये ऐसा U है जिसके लिए इमेज कहां बनी है, D पे, यानी U की जगह माइनस UE, V की जगह माइनस D। क्या बताओ, U की जगह माइनस UE और V की जगह माइनस D रख के क्या बताओ हम लोगों ने UE का आंसर निकाला था, और वो आंसर आया था FED अपॉन FE प्लस D। ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्या लेंस के इसी फॉर्मूले में ये रख के हम ये फॉर्मूला लगा चुके हैं कि नहीं? अरे भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोगों ने इस लेंस के FE वाले लेंस के लिए, इसकी फोकल लेंथ FE बोलते हैं, इसकी FO, तो FE वाले लेंस के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो यहां से यूई का फॉर्मूला ये आया था। बात क्लियर है? तो बता मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया? मैग्नीफाइंग पावर होता है थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा की जगह कितना लिखना है? h बाई यूई, और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि ये एंगल नीचे की तरफ है, तो यहां क्या लगाना है? माइनस। थीटा नॉट की जगह क्या लिखना है? तो थीटा नॉट तो वही है h बाई एफ ओ। एच एच कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया माइनस एफ ओ बाई यूई। अच्छा, यूई का फॉर्मूला हमें पता है तो रख देते हैं। क्या पता है? एफ ई डी अपॉन, अपॉन वाली चीज कहां चली जाएगी? ऊपर। तो ये आ गया कितना? एफ ओ बाई एफ ई प्लस 1 प्लस एफ ई डी, एफ ई बाई डी प्लस 1। यार ये फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तब यहां आता था 1 प्लस डी बाई एफ ई, और जब टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं तो ये आया है 1 प्लस एफ ई बाई डी। पीछे पलट के देखे जरा, वहां अलग है यहां अलग है, नहीं तो मिक्स कर दो तुम लोग। एफ ओ बाई एफ ई, ये एफ ओ बाई एफ ई और डी दोनों में डिवाइड कर दिया है। ये डी मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया है, तो आ जाएगा एफ ई बाई डी प्लस 1। क्लियर है भाई? तो क्या इतनी कहानी, ये जो बार बार मैं आई पीस की कहानी दिखा रहा हूं, क्या आई पीस की कहानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसी नहीं थी? क्या पिछली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज की फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनी थी, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, और फिर इमेज की फाइनल इमेज डी पे बनी थी, दैट इज नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में इमेज सबसे करीब बनती है। इसका प्रेजेंटर कहां गया? ये उसका है, ये दूसरी चीज का। तो फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे बनती तो मैं उसको बोलता नॉर्मल एडजस्टमेंट, आंख सबसे रिलैक्स होकर देखती, उसका फोकल लेंथ ये है, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का फोकल लेंथ ये है। देखो यार, जब तक हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो माइक्रोस्कोप में भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बन रही थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद है इमेज कैसी बन रही थी? उल्टी। लेकिन अब यार जिस चीज को हमने लाइफ में कभी नहीं देखा उसको उल्टा देख लेंगे तो हमें कुछ उलझन नहीं होगी भी। लेकिन पहाड़ तो हम सीधा देखते आए हैं, अगर हमें कोई सीधा पहाड़ उल्टा नजर आएगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो हम नहीं चाहते यार कि हमें ऑड लगे। तो उसका एक समाधान निकाला गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में थोड़ा सा चेंजेस करके इमेज को सीधा कर दिया गया। अभी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी। हम चाहते हैं कि इमेज क्या हो जाए? सीधी हो जाए, तो थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए, एक लेंस और बढ़ा दिया गया बीच रास्ते में। तो यार इसको हम सीधे समझते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल का ही एक्सटेंडेड डिस्कशन है, तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ लिया है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नॉर्मल में इनफाइनाइट पे इमेज। ओके, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने ला दिया है। ये इसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का केवल इतना काम है, एस्ट्रोनॉमिकल में उल्टी इमेज बन रही थी तो ये कैसी देता है? सीधी। उसके लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा लेंस इन्वॉल्व कराया है। तुम्हें याद है लेंस के एक तरफ अगर डबल ऑफ फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, डबल ऑफ फोकस पे, तो इमेज कहां बनती है? उस तरफ, डबल ऑफ फोकस पे। याद है? अरे 2f पे ऑब्जेक्ट तो 2f पे इमेज। तो मैंने क्या किया यार कि यहां से इसकी फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस चूज करी है, और अगर ये डबल डिस्टेंस है तो क्या इसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी? इसका नाम मैंने लिखा है इन्वर्टर लेंस। इन्वर्टर लेंस इसीलिए लिख दिया 2fi। तो इन्वर्टर लेंस के 2fi पे ऑब्जेक्ट है, 2fi पे इमेज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंस में ये हमने पढ़ा यार कि जब वो 2f पे आता था तो वहां पे वो भी 2f पे, एटीएम के एकदम एटीएम मशीन के किनारे पे पहुंच जाता था, ये पता करने के लिए पुलिस मेरे लिए आई है कि नहीं। याद आया? तो क्या बताओ, इस लेंस के आने से
जो इमेज उल्टी थी वो कैसी हो गई, सीधी हो गई, रियल इमेज पलट के बनती है। और अब आगे की कहानी फिर से वही है, क्या कि अगर आई पीस यहां से एफ ई की डिस्टेंस पे है तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। देखो एफ ई पे है तो फाइनल इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे। और दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि अगर ये इमेज बनने के बाद ये डिस्टेंस यूई है, यूई, तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में। तो क्या पता है इस लेंस और इस लेंस में कुछ बदला है तो केवल और केवल की इमेज सीधी हुई है, तो क्या मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में कोई अंतर आएगा, साइन का अंतर आएगा। भाई इसमें एफओ बाई एफ ई निगेटिव था तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, प्लस एफओ बाई एफ ई। इसमें क्या हो जाएगा, वो आंसर निगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ट्यूब लेंथ में क्या अंतर आएगा, ट्यूब लेंथ में बड़ा अंतर आया है, बता यार। इसकी ट्यूब लेंथ अब कितनी हो गई, यहां से यहां तक कितना, एफओ, वो तो पहले भी होता था। ये कितना, एफ ई, वो पहले भी होता था। इतनी लंबाई और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 4fi। तो अब डिस्टेंस हो गई एफओ प्लस एफ ई प्लस 4fi। क्या लिख लेंगे, उसमें दिया है या नहीं दिया है, उसमें शायद, हाँ ये 2 दिया है, इसको सही कर लें, ये थोड़ा गलत लिखा है। 2fi की जगह कितना होगा, 4fi होगा। पानी मांग ले जरा एक बोतल। मैग्नीफाइंग पावर की जगह क्या लिखना है, प्लस एफओ बाई एफ ई, सेम बस पॉजिटिव साइन के साथ। और ट्यूब लेंथ एफओ प्लस एफ ई प्लस 4fi। यहां मैग्नीफाइंग पावर की जगह है ना, और ट्यूब लेंथ सही कर लिया है। 2fi को क्या लिख देना है, 4fi। सही कर ले भाई, 4fi प्लस यूई। इसके बाद यार एक और साइंटिस्ट ने कुछ और इंतजाम किया, उसको बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। नहीं पढ़ना है, न्यूटन का इसके बाद आने वाला है, न्यूटन हर जगह है, आएगा इसी में, मैं दिखा दूंगा, उसमें नहीं है। एक और साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 काम करने थे, इमेज को सीधा करना था और ट्यूब लेंथ बड़ी हो रही थी उसको छोटा करना था। तो इन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव तो जैसे था वैसे ही बनाया, ऑब्जेक्टिव जैसे यहां भी था वैसे ही है, पहली इमेज भी वैसी बन रही है ना, लेकिन अगला लेंस आगे रखने के बजाय पीछे रखा और कन्वर्जिंग के बजाय डाइवर्जिंग। ऐसा देखो यार, यहां पे डाइवर्जिंग लेंस रखा है, तुम्हें पता है डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है। और अगर ये रेज फोकस के जस्ट करीब है तो ये इमेज पता है डाइवर्ज करके इस तरफ इनफाइनाइट पे बनेगी। ये डाइवर्ज करके मैंने नहीं दिखाया है, ये रेज डाइवर्ज करेंगी और डाइवर्ज करने के बाद इस तरफ इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये फोकस पे इमेज बनी नहीं है, इमेज बनने जा रही थी। यानी इस ऑब्जेक्ट लोकेशन का नाम हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट लोकेशन देना चाहिए, क्योंकि ये रेस यहां बनने के लिए भेजी गई थी मगर बन नहीं पाई। कोई बात नहीं, बने या ना बने, अगर ये एफओ पे जा रही थी तो इसकी इमेज उस तरफ कहां बनने वाली है, इनफाइनाइट पे। तो क्या बताओ, इनको रे को डाइवर्ज करके इसने इनफाइनाइट पे इमेज बना दिया। और क्या इस समय ट्यूब लेंथ बढ़ी है या कम हुई है, कम हो गई, कितनी हो गई, एफओ माइनस एफ ई। यार एफओ माइनस एफ ई तब है जब फाइनल इमेज कहां बनी है, इनफाइनाइट पे। और ये कौन सा एडजस्टमेंट बोला जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये कौन सा एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और अगर यहां पे एफ ई की जगह यूई चूज कर लिया जाए तो वो फिर कौन सा हो जाएगा, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट।
वैसे यार गैलीलियन टेलीस्कोप शायद एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है ना, न्यूटन भी नहीं है। चलो तो इसको रहने देते हैं फिर, ठीक है, सुन लिया इतना बहुत है, दिमाग में चला गया, कभी क्वेश्चन रिपीट होगा तो इतना अजीब नहीं लगेगा। तो इसमें भी यार सब कुछ वही है, मैग्नीफाइंग पावर भी वही है, ऐसा है ना, जब इतना सुन ही लिया है तो इतनी सी बात लिखने में कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर भी वही है, इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर वही है, ये ब्रैकेट लगा है दिख नहीं रहा। ट्यूब लेंथ पहले जुड़ रही थी अब घट रही है, तो ट्यूब लेंथ में ही मेजर अंतर है। मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जैसी है। तो गैलीलियन करके लिख ले, गैलीलियन हेडिंग डाल लें और लिख दें मैग्नीफाइंग पावर सेम। हाँ इसमें लिखा हुआ है तो फिर क्यों हटाएंगे, फिर तो समझ ही ले भाई, लिखा ही हुआ है तो प्रिंटिंग का खर्चा तो आ ही चुका है। ये ऊपर का पानी नहीं है यार, दक्षी लेके आए हैं अभी। ये वाला है कि कोई और है? यही लेके आए हैं दक्ष अभी। ठंडा कर दो, दक्षी लेके आए हैं। ठंडा मत बोलो, ठीक है। ये अलग ही लग रहा है। हाँ भाई ये क्लियर है भाई। इसके बाद फिर एक और टेलीस्कोप है, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप डिजाइन्ड बाय न्यूटन। तो ऐसा है ना कि इसकी पूरी कहानी से अच्छा है एक नाम लिख लो बस, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। जैसे यार उसमें एफओ बाई एफ हमने सब में पढ़ा है, एफओ बाई एफ, इसमें क्योंकि मिरर यूज हुआ है तो उसका जो एफओ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहां क्या यूज हुआ है, मिरर, और वो भी कौन सा मिरर है, ओके ये पहला मिरर है, इसका नाम क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ठीक है। तो उसका किसी भी फोकल, किसी मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा, आर बाई, तो बस एफओ बाई ऑफी में क्योंकि मिरर यूज हुआ है तो आर बाई 2 और बढ़ा ले, आर बाई 2 और बढ़ा ले, बस इतना सा और बढ़ा ले। इसका मैग्नीफाइंग पावर लिख लें, कभी अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग टाइम में क्योंकि मिरर है और मिरर का रेडियस ऑफ मिरर का फोकल लेंथ आर बाई 2 होता है, तो बस एफओ बाई एफ तो हमें याद ही रहेगा, सबका एफओ बाई एफ आया है, जितने भी हमने टेलीस्कोप पढ़े सब में जब इमेज इनफाइनाइट पे बनती है रिलैक्स आई के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या आता है, एफओ बाई एफ, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ही मैं लिख रहा हूं, हर बार एफओ बाई एफ आया तो इस बार भी है, बस एफओ की जगह क्या लिख दिया, आर बाई 2। क्या किसमें चेंज आएगा, हाँ एफओ की जगह आर बाई 2 आ जाएगा और ये फॉर्मूला बस नोट कर लेना है। एक पॉइंट इसमें और लिख ले कि रिफ्लेक्टिंग टाइप इज फ्री ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन अभी जब डिस्पर्जन वाला टॉपिक अभी शुरू होगा तो समझ में आएगा कि ये क्रोमेटिक वाली चीज क्या है। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन व्हाइट लाइट को कई कलर में तोड़ देता है, लेकिन मिरर रिफ्रैक्शन पे नहीं, रिफ्लेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट है, तो रिफ्लेक्शन अलग अलग कलर के लिए भेदभाव नहीं करता है, रिफ्रैक्शन करता है, तो इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं करता है। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब होता है इमेज को कई कलर में टूट जाना। इस टॉपिक में एक डिस्कशन होता है रिजॉल्विंग पावर का, कुछ कुछ किताबों में रिजॉल्विंग पावर यहां दिया रहता है और कुछ कुछ बुक में रहता है डिफ्रैक्शन के वक्त, तो हम लोग डिफ्रैक्शन के वक्त करेंगे। अगर रिजॉल्विंग पावर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग डिफ्रैक्शन में कवर करेंगे। अभी केवल और केवल सीधे सीधे जो टेलीस्कोप के फॉर्मूले बताएं उस पर बेस क्वेश्चन करना है।
दैट्स इट। इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को इतना ही पढ़ना है।